हाँ जी बच्चों, वो एक कल वाला जो क्वेश्चन है, बुक लाए हो ना, सब निकाल लो। हाँ, तो अपना वो कल वाला कंटिन्यू कर लें। उसमें अपन ने ये 3 4 रेशो निकाल लिए थे। पांचवा पांचवा रेशो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले साल का देखो, 236 है क्या, और दूसरे साल का है 298। एवरेज स्टॉक, बेटा ये देखो बैलेंस शीट में स्टॉक दिया हुआ है आपको 60,000, है ना, ये क्लोजिंग स्टॉक है। एवरेज कैसे निकालोगे, तो ओपनिंग स्टॉक दिया, लास्ट में दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक 40,000। लास्ट लाइन देखो क्वेश्चन की, 40,000 का स्टॉक दिया हुआ है ना, तो एवरेज क्या हो गया, 40,000 प्लस 60,000, इन दोनों का एवरेज। सॉल्व करो इसको, 4 टाइम्स है ना। इधर देखो, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक तो दिया हुआ है आपको 94, ओपनिंग कहां से लाओगे, पहले साल का क्लोजिंग स्टॉक, अगले साल का ओपनिंग स्टॉक, तो 60,000 प्लस 94 एवरेज। टर्नओवर रेशियो ज्यादा होना चाहिए कि कम, ज्यादा होना चाहिए, तो यहां तो कम हो रहा है बल्कि, तो आप क्या लिखोगे, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज डिक्रीजिंग विच इज नॉट गुड फॉर कंपनी। रीजन में भी, अब रीजन क्या हो सकते हैं, इसका रीजन है इंक्रीज इन स्टॉक या ओवर स्टॉकिंग। ओवर स्टॉकिंग की समस्या है यहां पे। पहले देखो स्टॉक एवरेज कितना था, 50,000, अब एवरेज बहुत ज्यादा हो गया, एवरेज बहुत ज्यादा हो गया, इसको हम, इससे क्या हो रहा है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो कम हो रहा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ओवर स्टॉकिंग की प्रॉब्लम बोल सकते हैं। ओवर स्टॉकिंग की प्रॉब्लम के कारण हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है बेटा, नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ। नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ, बेटा कई बार आपको नए नए रेशियो मिलेंगे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन से पता चल जाएगा इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा। जैसे नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ, इसमें नेट प्रॉफिट ऊपर आ जाएगा, नेट वर्थ नीचे आ जाएगा।
2 से पहले वाला आइटम ऊपर, 2 के बाद वाला आइटम नीचे। नेट प्रॉफिट अपॉन नेटवर्थ इंटू 100। नेटवर्थ यानी इक्विटी होता है बेटा, नेटवर्थ मतलब इक्विटी। अब देखो पहले साल का नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट ये दिया हुआ है 15 और दूसरे साल का 19, 15,000 और 19,000। बेटा नेटवर्थ, नेटवर्थ देखो ये आपको दी हुई नेटवर्थ यानी इक्विटी। इक्विटी में क्या आता है, कैपिटल प्लस रिजर्व। 1 लाख आएगा बेटा, और इसमें आएगा 1,17,000। इक्विटी में कैपिटल प्लस रिजर्व आता है बेटा, तो 1 लाख और 1,17,000। पहले का तो आ गया 15%, दूसरे का 16.23%। प्रॉफिट बढ़ रहा है, अच्छी बात है। सातवां, रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड यानी डेटर्स कलेक्शन पीरियड। क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ डेज डिवाइड बाई डेटर टर्नओवर रेशियो। और इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, डीटीआर। क्या फॉर्मूला था डीटीआर का, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। अब पहले तो क्रेडिट सेल देखो आप, ये देखो आप इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट सेल बताओ कितनी है, 270 है। और डेटर्स ये देखो नीचे दिए हुए डेटर्स, रिसीवेबल यानी डेटर 50,000। ओपनिंग बैलेंस नहीं है बेटा, तो क्या करें, इसी को एवरेज मान लो 50,000, इसी को एवरेज मानेंगे। अब इससे कलेक्शन पीरियड निकल जाएगा 365 अपॉन 5.4, 68 डेज कर लें। हाँ रीजन बताया ना, सब में बता रहा हूँ ना मैं क्या रीजन है। अब दूसरे साल की क्रेडिट सेल कितनी है, 298,000। थ्री 42 है, 342,000। और डेटर्स कितने के हैं, 82। लेकिन क्या एवरेज निकाल सकते हैं, पिछले साल का क्लोजिंग इस बार का ओपनिंग हो जाएगा ना, निकाल सकते हैं ना, 50 और 82 का एवरेज। $5.18, 365 को डिवाइड करो 5.18 से, 70.46, तो 70 डेज। क्यों, क्या बोलोगे आप, अच्छी बात है। टर्नओवर रेशियो डिक्रीज हो रहा है, बेकार बात है। और कलेक्शन पीरियड भी बढ़ रहा है, तो क्या रीजन हो सकता है, इसका रीजन है कि हम ज्यादा उधार दे रहे हैं डेटर्स को।
सेल इतनी ज्यादा नहीं हो रही और डेटर्स को उधार ज्यादा दिया जा रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। डन हो गया ये क्वेश्चन। जैसे इसमें कोई चीज बढ़ रही है कोई चीज कम हो रही है, ओवरऑल कंपनी कैसी है पता कैसे लगेगा? ओवरऑल कंपनी कैसी है? जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, एनपी कम हो रहा है, जीबीपी कम हो रहा है, एनपी बढ़ रहा है, तो ओवरऑल कंपनी कैसे लगेगा? देखिए होता क्या है, जब कोई भी कंपनी एनालिसिस करती है या कोई भी स्टेक होल्डर या कोई भी इन्वेस्टर एनालिसिस करता है, तो वो एक रेशियो के बेसिस पे नहीं होता है एनालिसिस। ये हो सकता है कि एक रेशियो अच्छा हो लेकिन दूसरा रेशियो खराब हो, ठीक ना। तो अब उसको ओवरऑल देखना पड़ेगा कि क्या चीज उसको चाहिए। मेरे को प्रॉफिट चाहिए तो मेरे हिसाब से तो प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो क्या चीज़ आपको चाहिए वो दैट इज़ इम्पोर्टेंट, तो उसके बेसिस पर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ रेशियो तो बढ़िया हो रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पर जीपी रेशियो कम हो रहा है लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो भी कम हो रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। इससे फायदा क्या होगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा और आप देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, आपके कैपिटल टर्नओवर रेशियो डिक्रीज हो रहा है, यानी कैपिटल में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। तो आप देखो कि कैपिटल में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के प्रपोर्शन में प्रॉफिट बढ़ रहा है क्या। फॉर एग्जाम्पल मेरा प्रॉफिट, मैं किसी कंपनी में पैसे लगाता हूं, वहां मैं 1 लाख लगा के 25,000 कमाता हूं। अब मान लेते हैं मुझे वहां 2 लाख लगाने पड़े और कमाई 30,000 हो, तो कमाई भी बढ़ रही है लेकिन कैपिटल भी बढ़ रहा है, तो ये अच्छा है क्या। तो आपको देखना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा कितना लगा के मैं एक्स्ट्रा कितना कमा रहा हूं, वो इतना बढ़िया नहीं है। तो इसका मतलब उसके बेसिस पे मैं एनालिसिस कर लूंगा कि कंपनी में एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना, ठीक है। तो ओवरऑल कई चीजों को ध्यान में रख के डिसीजन लिया जाता है। सेकंड क्वेश्चन, एमसीसी कंपाइलर का सेकंड क्वेश्चन, मॉड्यूल का भी इलस्ट्रेशन नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। एक कंपनी की बैलेंस शीट दी हुई है, अल्फा लिमिटेड है, उसकी बैलेंस शीट दी हुई है और इस बैलेंस शीट के बेसिस पे और एडिशनल इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए आपको 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट बनानी है। यानी ये जो बैलेंस शीट है ये 2020 की है, कंपाइलर में 2016 और 2017 होगा, यानी ये पुरानी बैलेंस शीट है। इसके बेसिस पे और एडिशनल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अब आपको नई बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन क्या क्या है, नंबर 1, कंपनी वेंट इन फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर विद शेयर कैपिटल रिमेनिंग द सेम एज फॉलोज। कंपनी अपने आप को रीस्ट्रक्चर कर रही है और रीस्ट्रक्चर करने पर उसके पास किस चीज का रीस्ट्रक्चर कर रही है, कैपिटल का, और रीस्ट्रक्चर कर रही है तो उसमें शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए, बोला है 50% होना चाहिए। अदर शेयर होल्डर फंड में रिजर्व्स आते हैं, वो कितना होना चाहिए 15%, 5% डिवेंचर कितने होने चाहिए 10%, और करंट लायबिलिटी कितनी होनी चाहिए 25%। ये कैपिटल का रीस्ट्रक्चर है, टोटल हो गया 100%। डिवेंचर 1 अप्रैल को इश्यू करने के लिए बोल रहा है और इंटरेस्ट कब देना है, 31 मार्च को। इसके बाद सेकंड पॉइंट है, लैंड एंड बिल्डिंग रिमेन अनचेंज्ड, एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी हैज बीन बोट एंड ए फर्दर 5,000 डेप्रिसिएशन वाज रिटर्न ऑफ। टोटल फिक्स्ड एसेट देन कंस्टिट्यूटेड 60% ऑफ टोटल फिक्स्ड एंड करंट एसेट। लैंड और बिल्डिंग अनचेंज रखना है। पुरानी लैंड एंड बिल्डिंग देखो कितनी है, उसको 80 रखना है। एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी खरीदना है लेकिन कितने का वो दिया हुआ नहीं है, हालांकि आपको दे रखा है डेप्रिसिएशन कितना लगाना है प्लांट एंड मशीनरी पे 5,000। इसके बाद ये बोल रहा है कि टोटल फिक्स एसेट कितनी हो जानी चाहिए, टोटल फिक्स एसेट कितनी हो जानी चाहिए 60%। किसका, टोटल फिक्स्ड एंड करंट एसेट। बेटा फिक्स्ड एंड करंट एसेट क्या होती है, टोटल एसेट।
तो ये बोल रहा है फिक्स असेट कितनी हो जानी चाहिए, टोटल असेट का 60% हो जानी चाहिए। ठीक है। वर्किंग कैपिटल रेशियो क्या होना चाहिए, 8:5। क्विक रेशियो क्या होना चाहिए, 1:1। रिसीवेबल कितने होने चाहिए, 4/5 ऑफ क्विक असेट। और ये जो रिसीवेबल आएंगे उसका सेल से रेशियो रिवील करना है, जिसमें क्रेडिट पीरियड क्या होगा, 2 महीने। देयर इज नो कैश सेल्स। रिटर्न ऑन नेटवर्थ होगा 10%, जीपी रेट होगी 15%, स्टॉक टर्नओवर होगा 8 टाइम्स फॉर द ईयर। अब इन सब चीजों को ध्यान, एक टैक्स को इग्नोर करना है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अब आपको नई बैलेंस शीट तैयार करनी है और ट्रेडिंग एंड पी&एल भी करना है। देखो ट्रेडिंग एंड पी&एल भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है। अब एक एक करके करते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन नंबर 1 पे आ जाते हैं और वर्किंग नोट बना लेते हैं। पहले इंफॉर्मेशन 1 कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता रहा है। ध्यान से पढ़ो क्या बोल रहा है, इंफॉर्मेशन 1 को पढ़ो। कंपनी अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज कर रही है और उसमें बोल रही है कि शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए। रिजर्व कितना होना चाहिए, 15%। 10% डिवेंचर कितना होना चाहिए, 10%। 5% है। और करंट लायबिलिटी कितनी होनी चाहिए, यानी 100%। अब इसमें एक चीज इन्होंने लिखी है, विद शेयर कैपिटल रिमेनिंग द सेम। शेयर कैपिटल सेम रहेगा बोले। पुरानी बैलेंस शीट में देखो शेयर कैपिटल कितना था, ये 1 लाख रहेगा। अगर ये 1 लाख है तो इसका मतलब टोटल कितना होगा, 1 लाख डिवाइड बाई 50 इंटू 100 यानी 2 लाख होगा। बेटा ये 2 लाख है तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा। ये लो जी, कैपिटल स्ट्रक्चर का पता चल गया। बेटा कैपिटल वही रहेगी 1 लाख, बोला है ना पुरानी वाली। और ये नई बैलेंस शीट में कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 50%। अगर ये 1 लाख 50% है तो 100 कितना होगा, आगे समझ में। ये पुरानी कैपिटल जो है वही रहेगी, नई कैपिटल भी। और नई कैपिटल का रेशियो नई बैलेंस शीट में क्या होगा, नई कैपिटल का रेशियो, नहीं इधर देखने तो, इधर भाई ये हमारी नई बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर है कि हमारी नई बैलेंस शीट में ये 4 आइटम होंगे, उनका परसेंटेज ये रहेगा, उनमें से ये 1 लाख रहेगा। बेटा अगर ये 1 लाख है जो कि नई बैलेंस शीट में किसके बराबर है, तो टोटल कितना होगा नई बैलेंस शीट का, 2 लाख। ये 2 लाख आएगा तो बाकी आइटम भी आ जाएंगे। अब आ गया। लायबिलिटी साइड आ गई। ये एक तरह से क्या है, टोटल लायबिलिटीज है। अब वर्किंग नोट 2 में अपन क्या बोल सकते हैं, टोटल लायबिलिटी इक्वल्स टू यानी 2 लाख। इस 2 लाख में फिक्स असेट कितनी होगी, बोला हुआ है क्वेश्चन में, बोलो देखो एक क्वेश्चन में दे रखा है ना कितनी होगी। सेकंड पॉइंट पढ़ो, फिक्स असेट कितनी होगी, 60%।
60%, तो करंट एसेट कितनी होगी? 40%, यही होगा। तो 60% कितना होता है? 1,20,000। और ये 80,000। दोनों आ गए इतना, फिक्स एसेट और करंट एसेट। अच्छा, फिक्स एसेट में दो आइटम है बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग और लैंड एंड बिल्डिंग पुरानी वाली रहेगी, बोला है पुरानी वाली रहेगी। तो प्लांट एंड मशीनरी कितनी हो जाएगी? ये नेट बैलेंस है। बैलेंस शीट बन गई। अब इसमें आप ये देख सकते हो प्लांट एंड मशीनरी का बाइफरकेशन। क्लोजिंग बैलेंस कितना आना चाहिए? 40, ये क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना था? पुरानी बैलेंस शीट में देखो, प्लांट एंड मशीन नेट था ना वो। अगर हम उसको ग्रॉस पे निकाले तो ग्रॉस कितना था? 50,000, जिसमें पिछले साल तक कितना डेप्रेशन लग गया था और करंट ईयर में कितना लगा, यानी 20,000 का डिप्रेशन लग गया ना। तो बैलेंस कितना होना चाहिए? 30,000, लेकिन तो 40 है। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर हमने परचेज कितने की किए हैं? 10,000 की परचेज की हमने। ड्यूरिंग द ईयर परचेज की अमाउंट आ गई हमारे पास मशीनरी। हालांकि इसको निकालने की जरूरत नहीं है, बस केवल मैचिंग करने के लिए अपने निकाला है। हो गया बेटा? वर्किंग नोट 3 पे आओ। वर्किंग कैपिटल रेशियो दे रखा है 8:5। वर्किंग कैपिटल रेशियो यानी करंट रेशियो, और करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? 8:5। बेटा इसका जरूरत नहीं था, बस ये क्रॉस चेक करने के लिए। करंट एसेट कितनी निकाली अपन ने, और करंट लायबिलिटी भी हम निकाल चुके हैं। कितना आ रहा है? 8:5 ही आ रहा है। मैच हो गया, मैं खाली मैच करने के लिए, पर निकालना जरूर, क्योंकि नंबर हो सकते हैं इसके। अब नेक्स्ट है क्विक रेशियो 1:1। क्विक रेशियो क्या होता है? क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी 1:1 यानी 1। तो क्विक एसेट क्या हो जाएगा? 1 इंटू करंट लायबिलिटी।
रिसीवेबल्स क्विक असेट का 4/5, रिसीवेबल क्विक असेट 50,000 का 4/5। चलिए, रिसीवेबल क्या होते हैं? डेटर्स, डेटर्स होते हैं ये। अब देखो ये बोल रहे हैं 5वें पॉइंट में रिसीवेबल जो आया टू सेल्स रेशियो, इससे क्रेडिट पीरियड बनता है 2 महीना। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? सेल्स निकाल सकते हैं, कैश सेल नहीं है। अब बेटा डेटर्स कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइड बाई डेटर टर्नओवर रेशियो, और ये आपको दिया हुआ है 2 मंथ्स। तो इससे डेटर टर्नओवर रेशियो आ जाएगा 6, और डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स। लेकिन यहां एवरेज रिसीवेबल नहीं लेना है, यहां रिसीवेबल लेना है जो आपने कैलकुलेट किया ये वाला, क्योंकि इसी से फॉर्मूला निकाल रखा है ये। इसने बोला है ना रिसीवेबल है 4/5 ऑफ क्विक असेट, और उसका रिलेशन है सेल से, 40,000 का रिलेशन है सेल से। तो इससे हमारे पास नेट क्रेडिट सेल्स आ जाएगी 6 इंटू रिसीवेबल्स 240,000। निकालने लिखा नहीं, लेकिन निकालनी तो पड़ेगी, इंफॉर्मेशन दे इसलिए रखी है। वर्किंग नोट 6, रिटर्न ऑन नेटवर्थ दिया हुआ है 10%। रिटर्न ऑन नेटवर्थ, नेटवर्थ क्या होता है बेटा? इक्विटी। और क्या फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑन इक्विटी का? EAT अपॉन इक्विटी इंटू 100, और ये 10 दिया हुआ है आपको। इससे EAT आ जाएगा हमारे पास इक्विटी इंटू 10 अपॉन 100। बेटा इक्विटी क्या होता है? शेयर कैपिटल जिसमें इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर दोनों आ जाते हैं, प्लस रिजर्व माइनस 50 शेयर्स। इंफॉर्मेशन 1 में जाओ, शेयर कैपिटल कितना है? अपन ने निकाला है ना इंफॉर्मेशन 1 में। रिजर्व कितना निकाला है? 30,000। 50 शेयर्स नहीं है, फॉर्मूले फिट कर दो, 1,30,000 का 10 अपॉन 100, 13,000। वर्किंग नोट 7, जीपी रेट 15%, तो जीपी निकल जाएगा। सेलिंग प्राइस है 240, निकाल लिया ना अपन ने, 15%।
जीपी आया 36। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हो आप, सेल्स माइनस जीपी, 240 माइनस 36, 2,04,000, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। लास्ट में स्टॉक टर्नओवर 8 टाइम्स, स्टॉक निकल जाएगा इससे। क्या फॉर्मूला होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन, और ये 8 है, तो एवरेज स्टॉक क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन 8। अब एवरेज कैसे निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2। ओपनिंग कितना है पुरानी बैलेंस शीट में देखो, क्लोजिंग स्टॉक पता नहीं है, इसको सॉल्व करोगे तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा बताओ? वैसे एक तरीका और था स्टॉक निकालने का। करंट असेट और क्विक असेट का डिफरेंस क्या होता है? करंट असेट क्विक असेट का डिफरेंस स्टॉक होता है। करंट असेट कितनी है और क्विक असेट कितनी है, स्टॉक कितना आ गया, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब बनाओ ट्रेडिंग एंड P&L। और बैलेंस शीट। बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक, सेल, ये सब आइटम आते हैं। तो इन सब को ना दिखाने की जगह, इनकी जगह केवल क्या दिखा सकते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? इसमें एडजस्ट हो गया, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट माइनस क्लोजिंग, सब एडजस्ट हो गया इसमें। सेल कितनी है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जीपी बाय जीपी, अब नेट प्रॉफिट भी निकाल लिया अपन ने, ईएटी निकालना नेट प्रॉफिट।
कितना नेट प्रॉफिट आया? तो इसका मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने होंगे? इसमें भी इसको भी बाइफरकेट कर सकते हैं। इसमें डेप्रिसिएशन एक तो करंट ईयर का, एक इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है। डिवेंचर देखो कितने रुपए के हैं, 20,000, और इंटरेस्ट देना है 5% यानी 1,000। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, फर्स्ट पॉइंट के टेबल में इंटरेस्ट डिवेंचर इशू के 1 अप्रैल को और इंटरेस्ट देना 31 मार्च को, और 20,000 के हैं। बाकी को किस में डाल दो? अदर एक्सपेंसेस में। ये लो जी, बन गया P&L, बन गया आपका। मोटे मोटे आइटम निकाल दो जो आप निकाल सकते हो। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड हमने निकाल दी। शेयर कैपिटल आ गई, रिजर्व्स आ गए, 5% डिवेंचर आ गया, और करंट लायबिलिटी आ गई। टोटल 2 लाख। और असेट भी कितनी होगी? उसमें फिक्स एसेट आ गई। फिक्स एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी नेट। करंट एसेट वैसे तो टोटल कितने की है? 80,000 की। उसमें करंट एसेट में बाइफरकेशन, स्टॉक निकाला हमने, रिसीवेबल निकाले हमने, बाकी को किस में डाल सकते हो आप? कैश में। ये लो जी, बैलेंस शीट बन गई। अदर भी लिख सकते हो, कैश भी लिख सकते हो, अदर करंट एसेट भी लिख सकते हो। हो गया बेटा, डन। Illustration 3 देखो। X company has made a plans for the next year. It is estimated that the company will employ total asset of rupees 8 lakh.
50% of the asset being financed by borrowed capital and interest cost of 8% per year. Direct costs for the year are estimated 4,80,000 and all other operating expenses are estimated at 80,000. The goods will be sold to customer at 150% direct cost. Tax rate is assumed to be 50%. सबसे पहले आपको निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बिफोर टैक्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? EBIT, बिफोर टैक्स निकालना है इसको। तो आप सबसे पहले तो क्या करो, इसमें इनकम स्टेटमेंट बनाओ। सेल्स बताओ, सेल कितनी है? 150% ऑफ। और डायरेक्ट कॉस्ट क्या है? 480। 480 का 150% बताओ जी। नाउ माइनस कर दो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। डायरेक्ट कॉस्ट को ही क्या बोलेंगे अपन? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जीपी क्या आ गया हमारे पास? 240। ये जीपी है। माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बेटा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? 80,000। तो ये आ गया हमारे पास EBIT 160। अब पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। फॉर्मूला क्या होगा? EBIT अपॉन सेल्स इनटू 100। EBIT इज व्हाट? EBIT लिख दो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिख दो। तो 160 डिवाइड बाई 720 इंटू 100 22. अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा? नेट प्रॉफिट मार्जिन आफ्टर टैक्स। तो इसको आफ्टर टैक्स निकालना पड़ेगा। इसमें से सबसे पहले क्या लेस करो? इंटरेस्ट। बेटा इंटरेस्ट कितना है? इधर लिखा है 8 लाख का 50% बोरोड कैपिटल होगा यानी 4 लाख, और 4 लाख का 8% कितना होगा? 32,000। तो EBT कितना होगा? 128 माइनस करो टैक्स। टैक्स का क्या रेट है बेटा? 50%। 50% 64,000। तो EAT आ जाएगा 64,000। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन पूछा है आफ्टर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेंगे अपॉन सेल्स इनटू 100। बताओ जी कितना है?
तीसरा क्या पूछा बेटा? रिटर्न ऑन असेट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेना है आफ्टर टैक्स है। क्या लिखा हुआ नहीं है? लिख लो लिख लो वो। अरे वो पुराना है ना। कौन सी बुक? ये वाला ज़्यादा नया एडिशन है, तो इसमें क्या चेंजेज होके आ गया। इसमें क्या होता है, इसमें क्या था, कंफ्यूजन था पहले बच्चों को, बच्चों ने शिकायत करी होगी, बोले कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि उसमें लिखा हुआ नहीं था बिफोर टैक्स निकालना है या आफ्टर टैक्स, तो इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया अभी। वही तो कह रहा हूँ, इसलिए आप चेंज कर लो इसमें भी। मतलब आपको रिटर्न ऑन असेट निकालना है, और इसमें क्योंकि अल्टरनेट फॉर्मूले है ना, तो इसने क्लेरिफाई कर दिया कि आपको कौन सा प्रॉफिट लेना है, आफ्टर टैक्स वाला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करके लेना है। तो क्या फॉर्मूला जाएगा? रिटर्न ऑन टोटल असेट, ईबीआईटी लेंगे आफ्टर टैक्स करके, अपॉन टोटल असेट इनटू, बेटा ईबीआईटी कितना है? 160, आफ्टर टैक्स कर दो, और टोटल असेट कितनी है? 8 लाख। सोल्व कर लो इसको। इसके बाद पूछा है असेट टर्नओवर, क्या फॉर्मूला होगा? सेल्स कितनी है? टोटल असेट कितना हो गया? 0.9 टाइम्स। कौन सा वाला? लास्ट क्या निकालना है? रिटर्न ऑन इक्विटी। क्या फॉर्मूला होता है इसमें? ईएटी लेते हैं और इक्विटी लेते हैं। नहीं, रिटर्न ऑन इक्विटी बोला है, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड में होता है। ये रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी में प्रेफरेंस शेयर इंक्लूड होता है भाई। तो इसमें ईएटी लेंगे, और इक्विटी में इक्विटी 4 लाख की दे रखी है आपको। कैसे आया? अरे भाई टोटल असेट 8 लाख है, उसमें से डेब्ट हमारे को दे रखा है 4, 50%, तो इक्विटी कितना होगा? 4 लाख, 16%। हो गया बेटा? डन। इलस्ट्रेशन 4 कहाँ गया? ये रहा, इलस्ट्रेशन 4। नहीं है क्या? मिल गया? आगे पीछे हो गए? नहीं है, नहीं है।
देखो आगे पीछे हो आगे, ऊपर ऊपर कहाँ से, तो इससे पता चल जाएगा। एबीसी, एबीसी कंपनी है, एबीसी। नहीं मिला तो कोई बात नहीं, फोटो खींच लो। इसकी खींचो पहले तो, फोटो खींचो, फोटो नहीं, फोटो मत खींचो, सुनो, लिखो। छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। लिखो, हेडिंग डाल दो, ऐसे लिख दो, मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन 4, प्रिपेयर P&L एंड बैलेंस शीट। प्रिपेयर P&L एंड बैलेंस शीट फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। प्रिपेयर P&L एंड बैलेंस शीट फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन है तो लिखो, फिक्स असेट 40 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख, STR 10, GP रेट 25, NP रेट 20, नेट प्रॉफिट टू कैपिटल 1/5, नेट प्रॉफिट टू कैपिटल 1/5, कैपिटल टू टोटल लाइबिलिटी 1/2, कैपिटल टू टोटल लाइबिलिटी 1/2, फिक्स असेट टू कैपिटल 5/4, और फिक्स असेट टू करंट असेट 5/7। बेटा जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, आपको रेशियोज गिवन हो और आपको बोला हो ट्रेडिंग P&L बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ, ये आपको बोला हो, है ना, तो हमेशा स्टार्टिंग डेटा निकालने के लिए हमेशा स्टार्टिंग वहां से करेंगे जो डेटा आपको गिवन है। यहां डेटा क्या गिवन है, फिक्स असेट और स्टॉक, यहां से इससे रिलेटेड रेशियो सॉल्व करेंगे। और फिक्स असेट से रिलेटेड रेशियो आपको दे रखे हैं, देखो नीचे, फिक्स असेट टू करंट असेट। पहला फिक्स असेट टू करंट असेट, क्या फॉर्मूला होगा, फिक्स असेट अपॉन करंट असेट, और ये कितना है 5/7। तो बेटा इससे हमारे पास करंट असेट आ जाएगी, ये 7 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 फिक्स असेट 5 करंट असेट, तो करंट असेट की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 इंटू फिक्स असेट जो कि 40 लाख अपॉन 5, 56 लाख रुपए करंट असेट हो गई। कोई डाउट इसमें? सही है। इसके बाद है फिक्स असेट टू कैपिटल, फिक्स असेट टू कैपिटल, क्या फॉर्मूला बनेगा, फिक्स असेट अपॉन कैपिटल, और ये कितना है 5/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 4 फिक्स असेट 5 कैपिटल, तो कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू फिक्स असेट अपॉन 5, 32 लाख, कैपिटल आ गई 32 लाख।
कैपिटल टू टोटल लाइबिलिटीज दिया हुआ है, कैपिटल टू टोटल लाइबिलिटीज क्या फॉर्मूला बनेगा, कैपिटल अपॉन टोटल लाइबिलिटी, और ये 1/2 है, तो टोटल लाइबिलिटी हो जाएगा 2 इंटू कैपिटल 64 लाख। ठीक है। अब नेट प्रॉफिट टू कैपिटल, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा इससे, नेट प्रॉफिट टू कैपिटल क्या फॉर्मूला बनेगा, नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल, और ये है 1/5, तो 5 नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल हो जाएगा, तो नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कैपिटल अपॉन 5, कैपिटल कितना है बेटा 32 लाख, अपॉन 5 करो 6,40,000। डन, यहां तक कोई डाउट। इसके बाद नेट प्रॉफिट रेशियो बेटा सेल आ जाएगा इससे, नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, और ये कितना दिया हुआ है आपको 20% बेटा, तो सेल आ जाएगी इससे, नेट प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन 20, बताओ जी 32 लाख सेल आ गई। अब जीपी आ जाएगा 25%, 32 लाख का 25%, बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आ जाएगा, सेल्स माइनस जीपी, 32 लाख माइनस 8 लाख, बेटा एक और चीज आ सकती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जीपी में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस करते हैं तो नेट प्रॉफिट आता है, तो अगर नेट प्रॉफिट लेस करते हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएगा, तो 8 लाख माइनस 640, बताओ जी, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। स्टॉक टर्नओवर रेशियो से क्या निकाल दोगे बताओ, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, और ये है 10, तो एवरेज स्टॉक कितना हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन 10, नथिंग इज गिवन, तो इसी को क्या मान लेंगे, क्लोजिंग। और हाँ यहाँ पे तो निकलेगा, निकलेगा भी, फिर तो ओपनिंग ओपनिंग निकालने की जरूरत, हाँ ओपनिंग निकालने की जरूरत है क्या, सीओजीएस आ गया ना, पीएनएल में सीओजीएस डाल देंगे डायरेक्ट, फिर नहीं तो परचेज निकालनी पड़ेगी, अब चूंकि दिया हुआ है तो निकाल लेना चाहिए, कायदा तो ये कहता है। एवरेज स्टॉक क्या फॉर्मूला होगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, और ये है 240, क्लोजिंग हमारे पास है, तो ओपनिंग की वैल्यू क्या आ जाएगी 80,000। अब बेटा
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग। तो परचेज क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस। बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 24 लाख, क्लोजिंग हमने निकाल लिया 4 लाख, ओपनिंग कितना निकाल लिया? डायरेक्ट एक्सपेंस नथिंग इज गिवन तो 0। 19 लाख 27 20 अब बेटा ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट बनाओ। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 80, अब निकाल लिया तो डालो फिर निकाला क्यों? परचेज 27 20, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, सेल्स 32 और क्लोजिंग स्टॉक कितना आया था? 4। तो जीपी कितना है बेटा? 8 लाख बाय जीपी 8 लाख। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना निकाला था अपन ने? 160 और नेट प्रॉफिट कितना निकाला था? 640। ये लो जी बन गया ट्रेडिंग पी एंड एल। हाँ जी, बैलेंस शीट में क्या क्या निकाला अपन ने? कैपिटल निकाल ली थी अपन ने कितनी? और टोटल लायबिलिटी निकाली थी कितनी? लॉन्ग टर्म और करंट लायबिलिटी नहीं निकली। तो कितना हो गया? 96। फिक्स एसेट कितनी निकाली थी? फिक्स एसेट दी हुई है। ऐसा करे। करंट एसेट कितनी है? आ तो गई। एक्सटर्नल लायबिलिटी। अच्छा, करंट एसेट में हमने स्टॉक निकाल दिया था कितने रुपए का? बाकी नहीं निकला ना, बाकी को अदर में डाल दो। भाई जो चीज निकाल चुके हो वो तो दिखानी पड़ेगी ना आपको। सही।
8 नंबर का क्वेश्चन होगा कम से कम। था इजी, ऐसा कुछ था नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन 5 होमवर्क। बेटा इसमें ये नहीं दे रखा कौन से रेशो निकालने हैं, तो आप एक काम करना, हर कैटेगरी के 2-2 रेशो निकाल देना। इलस्ट्रेशन 6 होमवर्क नहीं है, ये मैं कराऊंगा, ये मैं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें है, इसमें 4 वाला 5 है, मतलब आपके हिसाब से 4 करना है, उसका अगला मैं कराऊंगा 5, फिर 6 करना है, 7 करना है, बुक का MCC कंपाइलर का, मैं इसके हिसाब से बता रहा हूँ, कंपाइलर के हिसाब से मैच हो गया ना। 4 5 में करूंगा, 6 7 8 9 में कराऊंगा, 10 करना है, 9 भी कर लो, 8 में करा दो। 4 5 डी कराऊंगा मैं, 4 करना है, 6 करना है, 7 करना है, 9 करना है, 10 करना है।